हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है ना? नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है? ये आर्ट एंड साइंस। नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन कि जो हम टीचिंग करने के लिए जो हम सब ट्रेनिंग लेते हैं, जिस चीज़ की हम ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं और डीएड से नीचे भी जो ट्रेनिंग करते हैं, है ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो करते हैं, ये सब टीचर जो ट्रेनिंग है ये टीचर एजुकेशन के अंतर्गत ही आती है। तो टीचर एजुकेशन की हम पढ़ते हैं तो उसकी नेचर क्या है? तो हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उससे पहले हमें उसकी नेचर को जानना आवश्यक होता है। तो नेचर जानते हैं हम। सबसे पहले नेचर है आर्ट और साइंस। आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस का मतलब क्या है? आर्ट एंड साइंस का मतलब ये है कि जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी जो मतलब ऐसी विधियाँ अपनाता है, स्ट्रेटेजी अपनाता है बच्चे को समझाने के लिए कि अच्छे से समझ में आए बच्चों को। तो वो अपनी कलाएं यूज़ करता है। और आर्ट का मतलब कि किसी चीज़ को भी सुंदर बना के पेश करना जो किसी की समझ में आ जाए, या फिर जो है उसको अट्रैक्टिव भी लगे और समझ भी आए। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, या फिर लेक्चर के द्वारा, या फिर किसी बोर्ड के द्वारा, या फिर चार्ट के द्वारा बहुत सारी विधियाँ यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है जिससे कि बच्चे के अच्छी तरह समझ में आए। लैब में भी ले जाते हैं, साइंस के टीचर लैब में ले जाते हैं। तो ये सारी क्या है कि आर्ट है, एक कला है बच्चे के ये जानना कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसी विधि से अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है। फिर दूसरा है साइंस। तो इसका जो है आर्ट एंड साइंस है ना, तो साइंस का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग। साइंस का मतलब क्या है ना? साइंस है ना, साइंस का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग। सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या है कि जैसे कि टीचर जो है क्लास में जा रहा है तो क्लास में जाने से पहले वो क्या करेगा? अपनी लेसन प्लान प्रिपेयर करेगा। लेसन प्लान प्रिपेयर करेगा तो उसमें उसको जो है सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएगा। जैसे सबसे पहले क्या आएगा और सबसे पहले क्या सोचेगा वो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है? ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो उसमें वो लेसन प्लान में क्या करता है स्टूडेंट? लेसन प्लान में वो देखता है कि सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। फिर वो क्या है कि क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। टीचर जो क्लास में जाता है जो क्वेश्चन आंसर पूछता है प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए। उसके बाद में वो लेसन डिलीवर करता है। लेसन जो होता है ना, पार्ट डिलीवर, कंटेंट डिलीवर करता है। कंटेंट डिलीवर करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करता है। या अगर हिंदी पढ़ा रहा है तो व्याख्या करनी है ना, पैराग्राफ पढ़ाना, फिर उसकी व्याख्या करनी, फिर पाद प्रश्न उत्तर करने, और फिर धीरे धीरे करते करते अंत में होमवर्क तक ये टीचर आ जाता है ना। तो ये हो गया आर्ट एंड साइंस। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट? टीचिंग इज डायनामिक। टीचिंग इज डायनामिक। नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है कि टीचिंग जो है डायनेमिक है। डायनेमिक कैसे है कि डायनेमिक ऐसे है कि जैसे बीएड है, बीएड के कोर्स को पढ़ाना है, डीएलएड है, एमएड है, इनके कोर्स को डायनेमिक बना के रखते हैं ताकि जितने भी इनोवेशंस आए, डेवलपमेंट हो, है ना, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो, नए थॉट्स हो, उनको हम सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ा सकें या बच्चे के कोर्स में इसको इंक्लूड कर सकें ताकि बच्चा नए से इनोवेशन से, नए डेवलपमेंट से, नए इन्वेंशन से भी परिचित हो सके। इस तरीके से टीचिंग इज डायनामिक। टीचिंग ताकि हम उसमें इंक्लूड कर सकें, उसमें इतना मतलब उसके अंदर जगह होनी चाहिए कि हम किसी दूसरी चीज़ को वहाँ स्थापित कर सकें, या किसी सब्जेक्ट को स्थापित कर सकें, या किसी लेसन, किसी नए टॉपिक को स्थापित कर सकें। इस तरीके से ये डायनामिक है। फिर है तीसरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल भी है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्यों है? थ्योरेटिकल इसलिए है कि जैसे कि टीचर जो है पढ़ता है सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। थ्योरी के फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्या नाम है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ संस्कृत, टीचिंग ऑफ हिंदी, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। तो थ्योरी तो उनको आ गई, अब उनको समझ में आ गया, सारी थ्योरी उन्होंने पढ़ ली। उस थ्योरी को अप्लाई करना है। अप्लाई करने को प्रैक्टिकल कहते हैं। जब उनको क्लासरूम दे दिया गया और उसमें जो है ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट टीचर जाते हैं
तो वो क्या होगा, उनको प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये टीचर एजुकेशन थ्योरी भी हो गई, और जब इंटर्नशिप पे जब स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट टीचर जाते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका वेल डेवलप्ड करिकुलम स्ट्रक्चर। और वेल डेवलप्ड कैसा है कि टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम है वो इतनी अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है, तो सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है कि उसमें सब सब्जेक्ट और ऑल डेवलपमेंट ऑफ टीचर है, और ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ टीचर, ताकि किसी भी स्किल्स की, किसी भी कॉम्पिटेंस की टीचर के अंदर कमी ना रह जाए। तो इतनी अच्छी तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है करिकुलम को। ठीक है, अब जो है ये अब एक नई और यहाँ पे NPE है ना, जिसमें जो है अब NEP अब जो है NEP, इसके अकॉर्डिंग अब हमारी जो है क्या चेंज हो गई, हमारी जो है ये चेंज हो गई है 5 क्लास पद्धति चेंज हो गई है टीचर एजुकेशन की 3 है ना, 5 + 3 + 4। तो पहले जो ये 5 हैं, 5 साल है, उनमें क्या बच्चा पढ़ेगा, इसमें नर्सरी भी पढ़ेगा, ठीक है, इसमें सारी चीज़ हो गई। पहले 5 साल में बच्चा प्ले, नर्सरी, KG1 KG2 ये सारे पढ़ेगा। ठीक है, KG1 KG2 तक सारे आ जाएंगे, और इस 3 में आ जाएंगे हमारा 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास। ठीक है, और इस 3 में आ जाएंगे हमारे 6, 7, 8, और इसमें आ जाएंगे हमारे 9, 10, 11, 12, इसमें आ जाएंगी ये क्लासेस। तो इस तरह से आज हमारी जो इसकी NEP की जो है की है ये पद्धति, अब इस तरीके से ही चलेगी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टीचर एजुकेशन है 3 इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला है इनपुट, है ना, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट। अब इनपुट क्या है? इनपुट वो सारी चीजें हैं जो हम स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते हैं जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है पार्ट, वो सारा आ गया हमारा इनपुट। और प्रोसेस में हमारी आ गई ट्रेनिंग, और आउटपुट में हो गया हमारा कि हम कितने एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंस टीचर को हम बना सके, क्या कर सके हम, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंस टीचर्स का डेवलपमेंट। तो वो सब हम किसमें करते हैं? टीचर एजुकेशन में। अब आते हैं हम टीचर एजुकेशन इसका जो स्ट्रक्चर है वेल डेवलप्ड। मैंने बताया कि इसको अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो वेल डेवलप्ड एंड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वेल डेवलप्ड है करिकुलम का, और बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। अब आते हैं स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है और इसको कैसे समझना है? अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम टीचर को इसमें थोड़ा बताने का ज़्यादा है। जो हम ये जो है स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन का ये है कि टीचर एजुकेशन प्रिपेयर्स द टीचर इन फैसिलिटेट द इंटेलेक्चुअल, सोशियोलॉजिकल, मॉरल, एथिकल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ क्या स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबका वो कर सके, क्या क्या कहते हैं स्टूडेंट्स का एथिकल, लिंग्विस्टिक, है ना, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट कर सके। कैसे करेंगे? क्योंकि जितने सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, अब ये देख लीजिए, जो भी हम DLED में पढ़ते हैं, NTT में पढ़ते हैं, BEd में पढ़ते हैं, MA में पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है या जो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल होता है, वो सब चीज़ हमारे जो वही सब चीज़ स्टूडेंट टीचर के डेवलपमेंट के लिए होता है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, पूरा ही रिलेटेड होता है। उनको ही उन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ के और प्रैक्टिकल में तभी बच्चे अच्छे कर पाते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट किससे होगा? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ संस्कृत, इनसे लिंग्विस्टिक होगा। और मोरल और जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब किससे होते हैं? बच्चों को जानने का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? वो होता है सोशल एथिकल, ये सब डेवलपमेंट करते हैं बच्चे, गैदरिंग में रहते हैं ना बच्चे, तो सोशल एथिकल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि इसमें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी है, तो उससे हम सोशल डेवलपमेंट बच्चे का करते हैं। तो इट एक्वेंट्स द स्टूडेंट टीचर इन डेवलपिंग सुटेबल टीचिंग स्ट्रेटेजी इन टेकिंग केयर ऑफ द स्पेशल। अब टीचर को इस तरीके से, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम आ गया है, तो हम टीचर को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक्वाइंटेड, उनको परिचित कराते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में जो चीज़ चाहिए होती हैं, उन सब का, जिस तरह की नॉलेज चाहिए होती है, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, उन सब की नॉलेज हम स्टूडेंट टीचर को देते हैं, है ना। और दूसरा है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प देम टू एक्वायर द एटीट्यूड कम्युनिकेशन स्किल, है ना, सबसे पहले महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन एटिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, ये सब चीज़ें हम उसमें सिखाते हैं, ठीक है। इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग बाय कंडक्ट एक्शन रिसर्च। तो टीचर स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जब वो क्लास में जाए और कोई समस्या फेस करे, जब ई सर्विस में आ जाए, जब कोई समस्या, पहले तो हम प्री सर्विस की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे हमने उनको पढ़ा दिया, अब वो अपनी क्लास में जाते हैं, उन्हें समस्या आती है, मान लीजिए किसी की वर्तनी की समस्या है, किसी की लेख की समस्या है, किसी की और समस्या है, उन समस्याओं पर एक्शन रिसर्च करने की जो ट्रेनिंग होती है वो हम क्या देते हैं, इसमें देते हैं टीचर एजुकेशन में। फिर है इट एस्टेब्लिश सपोर्टिव लिंकेज बिटवीन टीचर इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी, एनजीओज एंड अदर एजेंसीज विच हैव इनडायरेक्ट रोल इन स्टूडेंट्स लर्निंग। जो इनडायरेक्ट रोल रखते हैं स्टूडेंट, इन सबका लिंकेज बना के रखते हैं टीचर एजुकेशन में। इट डेवलप्स स्किल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो सब्जेक्ट हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पढ़ाते हैं, तो उसमें जो है किस चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं, स्टूडेंट टीचर के अंदर ये डेवलपमेंट करते हैं इसको पढ़ा करके, कि जिससे कि बच्चा, जब ये स्टूडेंट जब कहीं टीचिंग करेंगे कहीं भी, तो वहाँ पर जब उनके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि 12th कर ली किसी बच्चे ने और बच्चा पूछ रहा है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उस स्टूडेंट को गाइडेंस देने का कार्य भी। और यदि किसी के अपनी क्लास में कोई समस्या है, या पढ़ाई से संबंधित समस्या है, या पारिवारिक कोई भी समस्या है, तो स्टूडेंट की काउंसलिंग भी एक टीचर कर सके। तो इस तरह से उसको बनाते हैं टीचर को, स्टूडेंट टीचर को हम इस तरीके से वो बनाते हैं, हर चीज़ में माहिर बनाते हैं, ठीक है। कि अब है टीचर एजुकेशन प्रिपेयर्स टीचर्स टू बिकम प्रोफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट टू हैंडल स्टूडेंट्स वेरियस लेवल, है ना, प्रॉब्लम्स, है ना। अब ये है कुछ वेरियस लेवल्स हैं इसके, है ना। टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, तो किस तरह से है, अब ये देख लेते हैं। इसको तो हो गया। अब टीचर एजुकेशन डिफरेंट लेवल कौन से है? टीचर एजुकेशन at different level, ठीक है, at different level। तो वो सा लेवल पहला तो हो गया हमारा, पहला कौन सा हो गया हमारा? प्री प्राइमरी। दूसरा हो गया हमारा प्राइमरी कह लीजिए या एलिमेंट्री कह लीजिए, और तीसरा हो गया हमारा सेकेंडरी। ये हो गए हमारे लेवल्स। तो अब इन 3 लेवल पर कैसे पढ़ाते हैं हम? अब इन 3 लेवल पे हम क्या करते हैं, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इन 3 लेवल पर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कैसे चलते हैं? क्या चलते हैं? डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट। इन 3 तरीके से हम जो है क्या करते हैं, इन 3 तरीके
तरीके से हम इनको बांट रखा है, 3 भागों में बांट रखा है इनको, है ना, डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट्स। फिर है ये हम 3 प्रकार हो गए इनके। प्री सर्विस, अब जब जैसे कि प्री सर्विस हो गया एक तो टीचर प्री सर्विस, फिर हो गया एक इंडक्शन पीरियड, फिर हो गया हमारा प्री सर्विस हो गया, इंडक्शन हो गया, अब हो गया इन सर्विस। इन सर्विस किस तरीके से हमारे जो है ये हो गए 3 तरीके से, प्री सर्विस, इंडक्शन, इन सर्विस। अब प्री सर्विस में कौन सा आया हमारा? प्री सर्विस में आया डीएलएड, बीएड, एमएड, ठीक है। और इंडक्शन में 1 साल का पीरियड होता है जो सर्विस से पहले होता है। इंडक्शन पीरियड में हम उनको उनकी जो वो होती है, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से परिचित कराते हैं और उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सब हम इंडक्शन पीरियड में 1 साल में हम कराते हैं। और है इन सर्विस। इन सर्विस में क्या है? इन सर्विस में सर्विस में जाने के बाद टीचर जो भी नॉलेज एक्वायर करता है, जो भी कुछ करता है, जो भी नॉलेज एक्वायर करता है वो आती है सर्विस में जाने के बाद। अब प्री प्राइमरी में क्या है ना, अब प्री प्राइमरी, ये प्री सर्विस हो गए, इंडक्शन हो गया, ये हो गया, अब होगा प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी में क्या करते हैं? प्री प्राइमरी में क्या हो गया, जैसे कि प्री प्राइमरी में हो जाता है हमारा, प्री प्राइमरी में जैसे हमारे 5 ये पूरा आ गया, 5 + 3 + 3 + 4, ये प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आ गया हमारे सेकेंडरी, ये आ गया हमारे इसमें, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन प्री प्राइमरी के लिए क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर प्री प्राइमरी इज है 10+2, जो किस चीज के द्वारा बताई गई है? ये प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ प्राइवेट भी हैं और नॉन गवर्नमेंट और जो है एनजीओ द्वारा भी चलाई जाती हैं, इस तरीके से नहीं है। एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन क्या है? एलिमेंट्री के लोअर प्राइमरी, अब एलिमेंट्री या प्राइमरी, इसमें क्या इस क्लास का आएगा 1st to 5th और कहीं 1st to 5th 6th 7th 8th इन सबको भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसको कौन कराता है? डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये इसको कराते हैं। और इसके लिए जरूरत होती है BELED, इसकी जरूरत होती है। अब सेकेंडरी एजुकेशन, अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी एजुकेशन पर। सेकेंडरी एजुकेशन, इसके लिए हमें करना पड़ता है बीएड, ठीक है, इसके लिए हमें करना पड़ता है बीएड। और बीएड जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज द टीचर एजुकेशन, है ना, कॉलेजेस एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE, है ना। अब ड्यूरेशन क्या थी? 2011 जब 2014 तक तो क्या थी? 2014 तक 1 साल था, 1 साल 1 ईयर। और फिर उसके बाद में
2 साल का हो गया, 2 years बाद में। लेकिन प्रेजेंट में ये इंटीग्रेटेड भी है। प्रेजेंट में ITEP है ना, ITEP है, और जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन भी हो गया, और जो है अब इसके बाद आ जाते हैं हम, अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्री सर्विस टीचर के ऑब्जेक्टिव क्या है ना। प्री सर्विस जो टीचर है इसकी जो है ऑब्जेक्टिव क्या है प्री सर्विस के, तो क्या करते हैं ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस टीचर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री सर्विस ट्रेनिंग। इसके क्या है ऑब्जेक्टिव, पहला देखिए क्या है इसका, पहला इसका है प्री सर्विस की है ना, प्री सर्विस की क्या है, टू ब्रिंग पर्सपेक्टिव टीचर टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस को हम क्या सिखाते हैं इसमें प्री सर्विस, ऑब्जेक्टिव प्री सर्विस ऑफ टीचर में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है स्टूडेंट का। फिर डेवलप द पर्सपेक्टिव टीचर फॉर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। हम जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हमें जो है पढ़ाना है, तो उस जो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए वो, यानी कि टीचर सेंटर्ड वो पुरानी हो गई, ठीक है। टू ट्रेन द प्रोस्पेक्टिव टीचर ऑफ कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च, और उनको एक्शन रिसर्च करना भी आना चाहिए। ये हम पढ़ाते हैं प्री सर्विस में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं, जो सब्जेक्ट है उसी अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्टिव भी हैं। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, वही जो है इसका प्री सर्विस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब होता है इन सर्विस टीचर। अब इन सर्विस टीचर में क्या होता है, घुसने का है, बी घुसने का है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस टीचिंग, सर्विस टीचिंग क्या कहा है उन्हें, बी पुश। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इन सर्विस एजुकेशन इज ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज एमिंग एट द कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ टीचर, कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ टीचर, यानी कि टीचर एक बार सर्विस में आने के बाद ये नहीं कि टीचर ही टल्ला ही बैठ गया, सॉरी ये सब नहीं कहना चाहिए, आने के बाद कहने का मतलब ये है कि आज कर तो रहा है टीचिंग, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे कुछ और करना ही नहीं है। उसके बाद भी उसे नए नए डेवलपमेंट्स में, नए नए जो वर्कशॉप में, सेमिनार्स में भाग लेना चाहिए, और जो है उसे जो है जो डेवलपमेंट हो रहे हैं नए नए जो है वो भी वो सीखने चाहिए, है ना। टीचर्स एंड एजुकेशनल पर्सनल इन सर्विस, पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, वर्कशॉप पे जाना चाहिए। अब ये इन चीज़ों में जाने से फ़ायदा क्या होगा, लाभप्रद किस लिए है, लाभप्रद इसलिए है कि विच ब्रिंग न्यू इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस वजह से इस चीज़ को इंसाइट, अंतर्दृष्टि, इंसाइट को डेवलप करने के लिए इसमें कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस की सामूहिक रूप से कोलैबोरेटिव तरीके से हम कैसे प्रैक्टिस कर सकें अपनी क्लासरूम में, उन सबको पढ़ने के लिए, क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर, सब अपने एनवायरनमेंट में, तो उस तरीके से जो है ये होती है। Thus, in service teaching is primary meant for regular serving teachers. It acquires the service teacher to activities which may enhance their professional knowledge, competencies, skills, so that they are able to maximize learning outcomes and meet at educational objective. So that they are able to maximize learning outcome, ताकि जो लर्निंग आउटकम है वो मैक्सिमाइज हो सके, और जो हमको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको वो प्राप्त कर ले। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग टू फैसिलिटेट द टीचर। अब जो है इन सर्विस ट्रेनिंग में क्या होगा, सर्विस टीचिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में, है ना, इनकी क्या है इन सर्विस ट्रेनिंग में, इन सर्विस ट्रेनिंग में क्या होगा, इन सर्विस ट्रेनिंग में होगा
कि टू फैसिलिटेट द टीचर टुवर्ड्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। जब हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं इस सर्विस में जाने के बाद टीचर्स को, तो उन सबको क्या करेंगे हम, उन सबको हैबिट होनी चाहिए सेल्फ स्टडी की। उनके लिए कोर्स उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि नया नया कोर्स पढ़ें और उसमें वो माहिर हों, है ना, विद एम ऑफ कीपिंग देम बी लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन एंड आइड प्रोफेशन फील्ड, जिसको जो काम कर रहे हैं उसमें, और उनका अपना भी डेवलपमेंट हो और जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी उनका डेवलपमेंट हो। टू इक्विप द टीचर टू यूज़ मॉडर्न इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उन सबको यूज़ करने में उनको आनी चाहिए, है ना, जैसे AI का यूज़, इंटरनेट का यूज़, वीडियो बनाना या ऐसे बनाना, मतलब इन सब चीज़ों का उनको आना चाहिए। बच्चों को इतने सुंदर तरीके से PPT बना के पढ़ाना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग सच एज हैंड्स इन एक्सपीरियंस थ्रू वर्कशॉप, है ना, तो वर्कशॉप के द्वारा भी उनको करनी चाहिए। तो ये था आज का आपका टीचर एजुकेशन का दूसरा लेक्चर। कौन सा था? दूसरा लेक्चर ये हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपने PYQ, है ना, PYQ करते हैं। PYQ हैं हमारे, चश्मे लगाया, PYQ करते हैं हम। PYQ हमारे 70 से स्टार्ट होंगे। 70 से स्टार्ट होंगे हमारे PYQ। अरेंज इन सिक्वेशनल ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन ई-पोर्टफोलियो। ई-पोर्टफोलियो निर्मित करने के सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। कैसे करेंगे व्यवस्थित? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डिज़ाइन, उसके बाद हम करेंगे उसको डेवलप, शायद हाँ डेवलप ही करेंगे, शायद नहीं डेवलप ही करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसका इम्प्लीमेंट और फिर करेंगे इवेल्युएट। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो सही है, बी है, BCAED। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम करना क्या है, एनालिसिस करेंगे उसका, फिर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर इसको जो डेवलप करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इस तरीके से द थर्ड 72 क्वेश्चन है। द थर्ड क्वाड्रेंट इन MOOCs इज, तीसरा भाग कौन सा है MOOCs का? असेसमेंट, रेफरेंस, वीडियो, वेब लिंक्स। तो इसमें जो सही आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स? सही आंसर है इसमें, इसका आंसर जो दिया नहीं गया है, अच्छा तो जो है विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रबंधन तंत्र का उदाहरण नहीं है? मूडल्स, कैनवास, ईडियोपोजल, स्कूलोजी, वो तो कौन सा नहीं है? तो मूडल्स, कैनवास, स्कूलोजी। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, मेरे हिसाब से तो उसमें एडिपोजल होना चाहिए, बाकी इसमें ABC 3 दे रखे हैं और पूछ रखा है 1, है ना, तो इसको छोड़ते हैं, 72 करते हैं। विच पॉलिसी सजेस्टेड टू कन्फर्म ऑटोनोमस स्टेटस टू SCRT, NCT एंड सेटअप स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। NCRT, NCT को स्वायत्त दर्जा देने तथा राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव निम्नलिखित किस नीति द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन NPE 1986, है ना, और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1983। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन NPE 1986, ठीक है। 73 क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, पट्टाचर्या मूल्यांकन की अवस्थाओं का सही अनुक्रम बताइए। वो क्या है? गोल स्पेसिफिकेशन, इसमें है प्लानिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, गोल स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, फील्ड टेस्टिंग।
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन का है। सबसे पहले तो हम गोल देखेंगे कि हमारा गोल क्या है, उसके बाद हम करेंगे गोल के बाद में प्लानिंग करेंगे। गोल बना लिया हमने, उसके बाद हम उसे पूरा करने के लिए प्लानिंग करेंगे ना, प्लानिंग की हमने, फिर हम उसके बाद में डी वैलिडेशन करेंगे, वो सही है, हमारी प्लानिंग सही है नहीं है, फिर जो है उसको हम फील्ड टेस्टिंग करेंगे, फिर करेंगे हम रेगुलर मॉनिटरिंग। तो इस तरीके से पाठ्यचर्या मूल्यांकन की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। which is not a benefit to use reflective journal as an assessment tool in pedagogy of education। शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में आकलन उपकरण के रूप में मननात्मक दैनंदिन यानी रिफ्लेक्टिव जर्नल के प्रयोग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन इनेबल स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया स्टूडेंट कैन demonstrate analysis, creativity and originality। तीसरा होगा स्टूडेंट may not fully understand what is required of them in reflective writing। reflection in and of itself can be powerful learning process। तो ये 4 दे रखे हैं इसमें से। तो जो इसका जो इन्होंने पूछा है कि which is not a benefit to use reflective journal as an assessment tool in pedagogy of education। pedagogy of education, तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो है सी। Students may not fully understand what is required of them in reflective writing। फिर which are correct 75 क्वेश्चन है, which are correct facts relating to reliability and validity of research tool। तो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, E। Consistency is necessary for reliability। Validity is the precondition for reliability। A reliable test is always valid। A valid test is always reliable। E, there is no relationship between reliability and validity of a test। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन सही है, कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी फॉर रिलायबिलिटी। और डी, ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल। एक वैलिड जो टेस्ट होता है वो ऑलवेज रिलायबल होता है, क्योंकि जो वैलिड है वो हर परिस्थिति में रिलायबल होगा, क्योंकि वो वैलिड है ना, उसमें जो वैलिडिटी है उसकी पहले से ही उसमें है। According to WHO statistics, arrange the following from most prevalent to least prevalent communication related disabilities। तो इसमें जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसेबिलिटी, मोबिलिटी रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, हियरिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, विजन रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, कॉग्निशन रिलेटेड डिसेबिलिटी। तो इसमें से जो सही जो एक वो है क्रम है इनका, वो है BDCA। बी मतलब मोबिलिटी रिलेटेड डिसिप्लिन आएगा पहले, तो फिर आएगा विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी, है ना, और फिर आएगा सी हियरिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, और फिर आएगा ए कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसेबिलिटी, और फिर आएगा ई कॉग्निशन रिलेटेड डिसेबिलिटी। इस तरीके से इनका क्रम आएगा। क्वेश्चन दोबारा से फिर सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू WHO स्टेटिस्टिक्स, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम मोस्ट प्रिवेलेंट टू लीस्ट प्रिवेलेंट कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसेबिलिटी। लीस्ट से लेकर के मोस्ट तक, ठीक है। फिर है टाइलर पोस्ट कार्ड फ्रेम इज यूज्ड टू। टाइलर ने जो पोस्ट कार्ड फ्रेम यूज़ किया था वो किसके लिए यूज़ किया था? राइटिंग लार्ज कैरेक्टर ब्रेल ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, राइटिंग लार्ज कैरेक्टर ब्रेल ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, या राइटिंग स्मॉल कैरेक्टर ब्रेल ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। राइटिंग स्मॉल कैरेक्टर ब्रेल है ना, ब्रेल लिपि होती है ना, राइटिंग स्मॉल कैरेक्टर ब्रेल ऑन बोथ ब्रेल ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। तो उसका जो है आंसर सही है सी, राइटिंग स्मॉल कैरेक्टर ब्रेल ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। रिएक्टिव चेंज, रिएक्टिव चेंज क्या होता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इज ए चेंज ब्रॉट अबाउट बाय ए सडन और अनप्लान्ड इवेंट, इन्वॉल्व री-इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए चेंज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इन्वॉल्व चेंज दैट आर जनरली न्यू एंड फैमिलियर। डी, इज ए सिस्टमेटिक डेलिब्रेट चेंज इन द वे पार्ट ऑफ ऑल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। तो इसमें जो आंसर सही है वो पहला ही है, इज ए चेंज ब्रॉट अबाउट एनी बाय ए सडन और अनप्लान्ड इवेंट। एकदम अचानक से जो चेंज आता है उसको कहते हैं रिएक्टिव चेंज। द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज, मैंने आपको कहा दिया था ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा रखा है आपको।
आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो लाभ विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है एक्सप्लिसिट वैल्यूएशन, इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कॉन्सिक्वेंशियल इवेल्युएशन, प्राइसिंग, द इंटेंजिबल, एडिक्टिव अकाउंटिंग। तो इसमें से जो आंसर सही है वो क्या है? सी, ए, सी और ई। एक्सप्लिसिट वैल्यू स्पष्ट मूल्यांकन, स्वतंत्रता का अंतर्निहित मोल और परिणामी मूल्यांकन, ये तीनों एस में द फाउंडेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन इंक्लूड्स। एक्सप्लिसिट स्पष्ट मूल्यांकन, स्वतंत्रता का अंतर्निहित मोल, कॉन्सिक्वेंशियल इवेल्युएशन, परिणामी मूल्यांकन, ये तीन एस के सही हैं, ए, सी और ई। इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इन एजुकेशन। अगर आपने मेरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनी होगी, देखी होगी, तो उसमें से आप क्वेश्चन ही कर ले जाएंगे। कॉस्ट बेनिफिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जो हमारी यूनिट है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जो है लीडरशिप वाली जो हमारी यूनिट है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है ना, मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन से। तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इज एजुकेशन आर कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट फिजिबिलिटी, कॉस्ट यूटिलिटी, कॉस्ट कंपेयर, कॉस्ट काउंटिंग। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, बी, सी, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट फिजिबिलिटी, कॉस्ट यूटिलिटी। तीन है इसमें, लागत लाभ, लागत व्यवहार्यता, लागत उपयोगिता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्वेश्चन पूरा हो गए और हमने टीचर एजुकेशन की दूसरा लेक्चर भी पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, और यूजीसी नेट के लिए सही तैयारी कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाय बाय।